बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे प्रोग्राम को देखेंगे जिसकी की मदद से हम किसी भी दो नंबर्स का जीसीडी निकाल सकते हैं या जिसको आप कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल सकते हैं। जीसीडी और एचसीएफ आपको पता होना चाहिए कि सेम ही चीज़ें हैं। तो अगर आपके पास कभी ये सवाल आ जाए कि अगर एचसीएफ निकालना है दो नंबर्स का तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से निकलेगा जिस तरीके से हम जीसीडी निकाल रहे हैं दो नंबर्स का। दोनों सेम चीज़ होती हैं। ठीक है, सबसे पहले अपना इस प्रोग्राम को लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जीसीडी होता क्या है। तो जीसीडी की हम छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जीसीडी वो कहता है कि द जीसीडी ऑफ टू इंटीजर्स ए एंड बी इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डी such that d is common divisor of both a and b। तो इन समरी वो ये कह रहा है कि भाई जीसीडी जो है ना किसी भी दो इंटीजर्स जो ए एंड बी हैं उनका जीसीडी वो होता है कि एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर होता है जो कि डी है। ठीक है, और वो डी जो है वो ऐसा इंटीजर होता है कि दो जो कि कॉमन डिवाइजर हो ए और बी का। अब इस बात को समझते हैं थोड़ा सा और कि भाई अगर ए और बी सपोज नंबर्स हैं 8 और 16। ठीक है, और इनका हम चाह रहे हैं कि जीसीडी निकालें। ठीक है, अब इनका जीसीडी वो नंबर होगा जो कि पहली बात कि वो पॉजिटिव इंटीजर होगा जो हमने इधर देखा। दूसरी बात ये कि भाई वो कॉमन डिवाइजर होगा बोथ ए एंड बी का। ठीक है, तो अब 8 जो कि है वो उसका कॉमन डिवाइजर सपोज देखें। अब 2 भी एक डिवाइजर है 8 का कि भाई 2 4 जार 8 करें तो रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, इसी तरह जो है ना अगर 16 का देखें तो 2 16 का भी डिवाइजर है तो भाई 8 से 2 8 जार 16 कर लें। ठीक है, तो आपके पास इसमें भी रिमाइंडर 0 आता है। इसी तरह जो है 4 जो है वो भी डिवाइजर है दोनों का कि भाई 4 से अगर हम देखें तो 4 8 को भी डिवाइड कर लेता है। ठीक है, और 4 जो कि है वो 16 को भी डिवाइड कर लेता है। सही है, लेकिन इधर बात समझने वाली जो है वो ये है कि हमने यहाँ पे जो मेन कंडीशन लगाई वो ये कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमने निकालना है। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इन दोनों का क्या है, वो है 8 इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर 8 से हम दोनों नंबर्स को डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, लेकिन वो ग्रेटेस्ट है। ग्रेटेस्ट कैसे है कि भाई इन सारे इन दोनों नंबर्स की अगर मैं बात करूं और को इनके डिवाइजर्स कौन कौन से हैं तो आप कहेंगे कि ऐसे डिवाइजर जो इन दोनों को डिवाइड कर लें उनमें 2 है, 4 है और 8 है। अब मैं आपको कहूँगा इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट इनमें से 8 है। इस वजह से जो है ना इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो 8 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम निकालें भाई जीसीडी, अगर आप एक और मिसाल ले लें, सपोज आप निकालते हैं 16 और 24 का, या थोड़ा सा हम डिफरेंट कर लेते हैं इसको 21 और 15 का। ठीक है, अब इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा, ऐसा नंबर जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, और ग्रेटेस्ट हो। तो अगर हम 21 को 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, और 15 को 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो डिवाइजर अगर सिर्फ लिखूं तो मैं 1 इसका एक डिवाइजर है। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, 3 7 से 21। और 5 से 3 से 15 को डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि 3 5 15। तो 3 भी एक डिवाइजर है। इनके अलावा अभी तक और कोई डिवाइजर है नहीं इन दोनों नंबर्स का। ठीक है, अब इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर है, वो है जी 3। इसलिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इन दोनों नंबर्स का क्या निकलना चाहिए, 3। ठीक है, तो ये हमने देख लिया बस सिंपल सा कि भाई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता क्या है। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वैसे इस सारे को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बड़ा सिंपल इसलिए है क्योंकि इसका जो नाम है ना उसी से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये होता क्या है। मतलब कि जीसीडी में जो जी है उसका मतलब है ग्रेटेस्ट। ठीक है, सी का मतलब है कॉमन, और डी का मतलब है डिवाइजर। तो आपने ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके और डिवाइड करके इनका रिमाइंडर इक्वल टू 0 आए। ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अब कई नंबर्स ऐसे होंगे कि जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 ले आए, लेकिन उन सारे नंबर्स में से जो भी ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो वाला जो है ना वो इन दोनों नंबर्स का जीसीडी होगा। ठीक है, अब बस एक छोटा सा नोट देख लें कि भाई जो एच है वो भी जीसीडी की तरह ही होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो जिस तरीके से इस पूरे वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जीसीडी निकालना है उसी तरीके से आप जो है ना एच भी निकालेंगे। तो चले अब हम इसका कोड लिखते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इस कोड को चले जाएं एक लास्ट चीज़ और ये रहेगी कि भाई हम ये देखते हैं कि जब भी ना दो जो नंबर्स हैं ना जिनका हमने ना जीसीडी निकालना है, जैसे हमने अभी मिसाल ली थी कि सपोज 8 और 16 है, इनका जीसीडी हमने निकालना है। ठीक है, तो इनमें से जो जीसीडी होता है ना, ये अब आप मेरी बात पे बेशक यकीन कर लें, वैसे ये लॉजिकल सी बात है कि इनका जो जीसीडी होता है वो इनमें से जो स्मॉलर नंबर होता है ना उस वो होता है या उससे छोटा होता है। मतलब इससे बड़ा नहीं हो सकता। इसकी वजह ये है कि भाई देखें, अगर आपने 8 और 16 को आपने एक ऐसा डिवाइजर ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर 0 आए। अब 8 और 16 में से कौन सा वो नंबर है कि आप कहें कि भाई इससे डिवाइजर
ऐसा डिवाइजर हो कि इसका रिमाइंडर 0 है। अगर मैं सपोज इसको डिवाइड करता हूँ 8 को 16 से, तो मैं कहता हूँ 16 तक हम नंबर्स देखेंगे। तो अब ये तो देखिए 16 तो वैसे ही 8 से बड़ा है, तो ये तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे कोई नंबर, तो आपको 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, इधर 0 आएगा। फिर आप कहेंगे कि मैं यहाँ पे अच्छा 5 लगाता हूँ, या जो भी नंबर बनेगा है उसके हिसाब से फिर आप निकालेंगे। तो ये पॉइंट्स में बात चली गई, ये तो हम चाहते नहीं थे। तो इसका मतलब है कि भाई बड़ा वाला नंबर तो हो नहीं सकता। तो इस वजह से जो भी हमारा जीसीडी होगा वो या तो छोटा वाला नंबर होगा, या उस छोटे वाले नंबर से भी छोटा होगा। एक चीज आपने ये समझ ली। अच्छा, अब ना हमने ये करना है कि भाई हमने वो नंबर ढूंढना है कि भाई वो नंबर क्या होगा। ठीक है, तो इस चीज को समझे कि अब वो नंबर क्या होगा या किस तरीके से वो नंबर निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि भाई अगर हमारे पास जीसीडी हम निकाल रहे हैं, तो अभी हमने जिस तरीके से निकाला था, तो हम इस तरह करेंगे कि भाई हमें दो चीज़ें पता है। एक चीज़ हमें अभी तक ये पता है, मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ, कि पहली चीज़ हमें ये पता है कि भाई हमने जो है ना पॉजिटिव इंटीजर होगा जीसीडी जो भी होगा। ठीक है, वो होगा पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि डेफिनेशन में भी लिखा था ना कि जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे ये पता है कि भाई वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा जिसका कि रिमाइंडर जो कि है वो 0 आए जब हम डिवीजन करें। ठीक है, और लास्ट चीज हमें ये पता है कि भाई वो लेस देन और इक्वल टू लोअर नंबर होगा। ठीक है, मतलब कि जो दो नंबर उसने हमें दिए हैं ना जिनका जीसीडी निकालना है, उनमें से जो लोअर नंबर है या तो उससे कम होगा या उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इससे हमें ना एक लिमिट ये नजर आ रही है कि अगर 1 और 3 को देखें कि वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, इसका मतलब है कि वो 1 से स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो हमारे जीसीडी के जो पॉसिबल नंबर्स हैं उनमें हम कह सकते हैं कि 1 से शुरू होंगे हम। ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से शुरू होते हैं। और तीसरी वाली कंडीशन को अगर आप देखें कि इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द लोअर नंबर, तो अगर 1 से हम शुरू होंगे तो हम कहाँ तक जाएंगे? तो 1 से लेके हम जाएंगे लोअर नंबर तक, जो कि इस केस में अगर हम देखें तो वो जा रहा है 8 तक। ठीक है, तो अब इनमें से कोई भी वो नंबर ऐसा एग्जिस्ट इनमें से कर रहा होगा जो कि जीसीडी है। ठीक है, लेकिन हमने ये सारे नंबर्स अब प्रोड्यूस तो करने हैं ना एक लूप की मदद से। वो हम किस तरह से करेंगे? तो हम एक लूप लिख लेंगे। तो वो लूप लिख लेते हैं, तो हम लिखते हैं कि भाई एक फॉर लूप होगा जिसमें कि हम उस नंबर को जो कि डिवाइजर है या जो भी आप उसको नाम देना चाहें, तो मैं उसको के कह देता हूँ। ठीक है, या आप उसको डी कह लें या के कह लें, जैसे भी। उसकी इनिशियल वैल्यू हम देंगे कि भाई इसमें जो स्मॉलर जो भी इसमें वैल्यू आ रही है ना सीरीज में सबसे, वो 1 की है, तो उसको वो स्मॉलर वैल्यू हम दे देंगे। ठीक है, अगली कंडीशन हमने बतानी होती है कि लूप टर्मिनेट कब करेगा। तो ये लूप टर्मिनेट हमने देखना है कि भाई इधर अब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा, लेस देन इक्वल टू का। अब चूंकि नंबर अब यहाँ पे हम देखें सीरीज में तो इंक्रीज कर रहे हैं ना कि 1 2 3 4, मतलब हर अगला नंबर पिछले से बड़ा है। इस वजह से यहाँ पे जो साइन आएगा वो आएगा लेस देन इक्वल टू का। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया। आगे आपने ये बताना होता है कि भाई सीरीज का आखिरी नंबर कौन सा है। तो सीरीज का आखिरी नंबर है 8, तो इधर आ जाएगा 8। ठीक है, आगे आपने ये बताना होता है कि भाई इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। तो वो आप इस तरीके से निकालेंगे कि आप इसी सीरीज को दोबारा से देखें, और अब देखें कि हर एक नंबर से जब मैं अगले नंबर पे जा रहा हूँ तो क्या मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ या डिक्रीमेंट। तो भाई 1 से हम 2 पे जा रहे हैं तो हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और कितने का इंक्रीमेंट कर रहे हैं? +1 का। इसी तरह हम 2 से अगर 3 पे जा रहे हैं तो इंक्रीमेंट कर रहे हैं +1 का। इसी तरह 3 से 4 पे जा रहे हैं तो इंक्रीमेंट कर रहे हैं +1 का। इसी तरह ये सारे के सारे इंटीजर्स पे आप देख लें तो भाई हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं +1 का। तो इधर हम लिख देंगे कि k इज इक्वल टू के +1 होना चाहिए। या इसी को अगर आप थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि k प्लस प्लस। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा जेनेरिक करता हूँ कि जो 8 मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 8 बेसिकली इसलिए लिखा है कि हमने हमारा इसमें जो लोएस्ट नंबर था ना, ये जो है ना उसकी वैल्यू 8 थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। तो मैं 8 की जगह पे लिख देता हूँ कि भाई जो भी लोअर नंबर होगा ना इन दोनों में से, जो कि आपके दो नंबर्स इनपुट करेगा ना, वो उनमें से जो लोअर नंबर होगा वो आपने इधर लिखना है, और आगे के प्लस प्लस जो हमने पहले कहा था वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि भी फॉर लूप जो है इसके अंदर अब इसकी बॉडी आ जाएगी, और इसके अंदर जो है ना कंडीशंस आएंगी। तो इसकी मदद से अब हमने ये देखते हुए एक फॉर लूप लिख लिया जिसमें हमें ये पता चल गया कि फॉर लूप की कंडीशंस क्या क्या होंगी। हमने देख लिया कि भाई फॉर लूप की इनिशियल वैल्यू वो क्या होगी, वो 1 इसलिए क्योंकि जीसीडी जो है वो होता ही पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर शुरू होते हैं 1 से। तो इसका मतलब है कि हमारा लूप शुरू होगा 1 पे। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये देखा कि भाई जो लूप है वो चलेगा कहाँ तक। तो हमने कहा कि वो चलेगा भाई लोअर नंबर तक, मतलब कि 1 से अगर शुरू कर रहे हैं ना तो लोअर नंबर तक का मतलब है कि अब लोअर नंबर यहाँ पे 8 था, तो हम जो है ना वो 1 से लेके 8 तक जाएंगे। ठीक है, तो वो लोअर नंबर तक क्यों चलेगा? वो इस वजह से चलेगा क्योंकि हमने देखा कि भाई जो जीसीडी होता है ना वो 1 से लेके लोअर नंबर तक होता है। ठीक है, उनके दरमियान में कोई नंबर होता है। ठीक है, इसके अलावा इससे बड़ा नंबर नहीं होता। इस वजह से हमने ये कंडीशन लगा ली। और फिर इंक्रीमेंट
जो है करना है और बाय 1 का इंक्रीमेंट करना है, वो हमने उस सीरीज से देख लिया कि हर बार वो 1 के इंक्रीमेंट से हम आगे जा रहे थे। इस वजह से हमने k प्लस प्लस किया या k इज इक्वल टू k प्लस 1 कर दिया। इस तरीके से हमने अपना ये फॉर लूप तो लिख लिया। अभी जो है ना, अभी कंडीशन नंबर 2 जो है ये भी यूज़ नहीं हुई, ये भी मैं बताऊंगा कि कहाँ पे यूज़ होगी। तो अब वापस आते हैं अपने कोड की जानिब। ठीक है, कि फॉर लूप किस तरह का होगा ये तो हमने देख लिया ना। तो अब हमारा कोड किस तरह का होगा, सबसे पहले मैं इसको एल्गोरिदम की फॉर्म में फिलहाल लिखता हूँ, बाद में हम इसको सी में ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, उसका एल्गोरिदम इस तरह का होगा कि शुरू में हम कहेंगे कि भाई हमने ना कोई लाइब्रेरीज इंक्लूड करवानी है, तो हम कहते हैं कि भाई इंक्लूड जो है ना लाइब्रेरीज को करवा लो। ठीक है, नेक्स्ट हम कहेंगे कि भाई लाइब्रेरीज जब इंक्लूड हो गई तो हम कहेंगे कोई मेन का फंक्शन बना लेंगे। ठीक है ना, तो वॉइड मेन करके हम फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर अब हम अपना सारा कोड लिख रहे होंगे। मेन के फंक्शन में जब हम एंटर हो जाएंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कोई वेरिएबल्स जो हमने डिक्लेयर करवाने हैं। तो अभी तक मैंने जो वेरिएबल्स मुझे नज़र आ रहे हैं, के नाम से एक वेरिएबल है, दो हमने इनपुट लेने हैं नंबर्स, तो उनको हम कह देते हैं कि n1 और n2 वो नंबर्स हैं। और एक ये लोअर वाला नंबर जो है ना, इसको भी हम रख लेते हैं साथ के भाई लोअर नंबर हम निकालेंगे इन दोनों में से। और इसके अलावा एक हमारे पास जीसीडी हम जो निकालेंगे उसको हमने जीसीडी में स्टोर कराना होगा, तो जीसीडी के नाम से एक वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे वेरिएबल्स होंगे। इसके बाद जो है ना, आप यूज़र से इनपुट अब लेना चाहेंगे तो आप कोई प्रिंट एफ करेंगे और यूज़र को प्रॉम्प्ट करेंगे कि भाई दो नंबर्स एंटर करो, तो इस तरह के आपको स्टेटमेंट इसमें लिख लेंगे। और उसके बाद जो है ना, एक जो है ना आप स्टेटमेंट लिखेंगे स्कैन एफ की, जिससे कि आप जो है ना ये नंबर जो भी उसने एंटर किए हैं उनको पढ़ लेंगे। ठीक है, अब आपके पास दो नंबर्स आ गए n1 और n2 के अंदर। अब इन दो नंबर्स में से आपने फाइंड करना है कि लोअर नंबर कौन सा है। ठीक है, तो आप जो है ना इसमें से लोअर नंबर फाइंड करेंगे। फाइंड द लोअर नंबर आप लिख लें। तो या और वो लोअर नंबर आप फाइंड किस तरीके से करेंगे, इफ़ एल्स की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, या इफ़ एल्स की स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, या आप यहाँ पे कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर जिसको कहते हैं ना, उसको भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। वो भी हमने देखा हुआ है कैसे होता है। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आप ये फॉर लूप चलाएंगे जो हमने इसके बाद लिखा हुआ है, और ये वाला फॉर लूप चला के जो है ना फिर आप निकाल लेंगे जीसीडी क्या होता है। अब इस फॉर लूप के बाकी सारी चीज़ें तो सिंपल हैं, वो तो हम कोड में देख लेंगे। इस फॉर लूप के अंदर हम थोड़ा सा देखते हैं कि इस फॉर लूप के अंदर आगे अब क्या होगा। तो पहले तो मैं उसी तरह लिख लेता हूँ कि फॉर लूप जो अभी तक हमने निकाला था कि वो इस तरह का होगा कि भाई k इज इक्वल टू 1 से शुरू होगा और k इज लेस देन इक्वल टू लोअर नंबर तक वो जाएगा। ठीक है, और k हमने कहा था प्लस प्लस हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने निकाल लिया था। अब हम देखते हैं कि भाई इसके अंदर हम ना क्या करेंगे। अब देखें, हमने ये कहा था कि जो नंबर होगा ना, इन इन ये सारे के जो थे ना वो तो पॉसिबल नंबर्स, इस टाइम पे के जो है वो क्या है, इस टाइम पे के ना वो पॉसिबल नंबर्स हैं जो कि जीसीडी हो सकता है। लेकिन अभी हमने इनमें से ढूंढना है कि वो कौन सा वाला नंबर है जो कि जीसीडी है। मतलब कि उसी एग्जांपल को अगर हम लेके चलें 8 और 16, तो इसमें के की जो वैल्यूज है ना वो बनेंगी 1 से लेके 8 तक नंबर्स। अब इनमें से कोई भी नंबर जो है जीसीडी हो सकता है। अब जीसीडी होने के लिए उसके ऊपर कंडीशन ये है कि, अब वो कंडीशन अब मैं लिखता हूँ कि भाई उसका जो रिमाइंडर जब वो डिवाइड करे ना पहले वाले नंबर को, तब भी रिमाइंडर जीरो आए, और जब दूसरे वाले नंबर को डिवाइड करे तब भी रिमाइंडर जीरो आए। ये कंडीशन थी ना, तो इस वजह से हम इसको लिखते हैं कि भाई पहले इसको मैं इसी तरह लिखता हूँ कि n1 का रिमाइंडर जो कि है जब वो डिवाइड करे के से, वो जीरो के इक्वल आए। और इसलिए मैं एंड की कंडीशन लगा रहा हूँ, n2 जब डिवाइड हो k से, उसका रिमाइंडर भी किसके इक्वल है, जीरो के। इसीलिए हमने यहाँ पे ये लगाया है रिमाइंडर का ऑपरेटर, जिससे हम देख रहे हैं कि भाई जब ये डिवीजन होगी तो इनका रिमाइंडर जीरो आए। अब अगर ये रिमाइंडर इक्वल टू जीरो आया तो फिर हम कहेंगे कि भाई जीसीडी जो कि है वो नंबर है के। ठीक है, लेकिन अब होगा क्या, अब होगा ये कि सपोज के की वैल्यू है 1, तो अब वो 1 से डिवाइड करेगा पहले नंबर को और 1 से डिवाइड करेगा दूसरे नंबर को। तो होगा ये कि भाई दोनों नंबर्स डिवाइड होके और रिमाइंडर तो आ जाएगा जीरो। ठीक है, अब दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगे तो जीसीडी में आ जाएगी 1। लेकिन लूप इधर रुकता नहीं है। ठीक है, लूप आगे आगे चलता रहेगा, फिर के की वैल्यू हो जाएगी 2, और जब 2 से डिवाइड होगा तो फिर जीसीडी अपडेट होके बन जाएगा 2। इसी तरह करते 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 वो ग्रेटेस्ट नंबर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आखिर में जब वो ग्रेटेस्ट नंबर पे आएगा 8, अब वो 8 से भी डिवाइड करेगा दोनों को। अब जब 8 से डिवाइड करेगा दोनों को, तो भाई 8 पहला नंबर है 8, ठीक है, और के की वैल्यू भी है 8, तो इनका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो के। ये कंडीशन ट्रू हो गई। इसी तरह फिर दूसरा नंबर है 16, और उसका 8 से रिमाइंडर निकालेंगे वो भी आ जाएगा जीरो के इक्वल, ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। और जीसीडी में फिर आ जाएगा जो भी ग्रेटेस्ट नंबर बन रहा है जो कि 8 है। ठीक है, तो इस तरह से लूप टर्मिनेट होगा और जीसीडी निकल आएगा। और इसके बाद आप जीसीडी की वैल्यू यहाँ पे जो है ना वो एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखेंगे और जीसीडी की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। अगर आपको अभी भी इस चीज़ की समझ नहीं आई तो भाई इसमें बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी ना हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना इस सारे को देखते हैं कि ये लूप रन किस तरीके से होगा, और उसके बाद हम कोड को जाके लिखेंगे। ठीक है,
तो अब देखें स्टेप बाय स्टेप, सिर्फ इस लूप को हम फोकस करेंगे। तो भाई ये हमने वो लिखा हुआ है लूप, ठीक है। तो भाई ये फॉर लूप एक लिखा हुआ है जो कि स्टार्ट कर रहा है के इज इक्वल टू जो है ना 1 से, और वो चलता चला जा रहा है के लेस देन इक्वल टू लोअर नंबर तक, और जो है ना हर बार वो इंक्रीमेंट कर रहा है बाय 1, जैसे कि हमने पहले देखा। और जो कंडीशन हमने पहले लिखी थी वही कंडीशन हमने यहाँ पे भी लिख दी। और उसी तरीके से अब हम देखेंगे कि लूप जैसे जैसे रन हो रहा है तो इन सारी वैल्यूज में चेंज कैसे आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है बात यह है कि भाई सबसे पहले जब ये कोड रन होगा तो उस टाइम के ऊपर वेरिएबल्स की वैल्यूज़ क्या हैं। तो n1 में हम सपोज कर लेते हैं ना कोई वैल्यूज़। तो मैं कहता हूँ कि n1 में मैं यूज़र अगर इनपुट करता है 4 और 8, उसने नंबर इनपुट किए हैं, तो क्या हो जाएगा कि भाई n1 में आ जाएगा 4, n2 में आ जाएगा 8, ठीक है। 4 और 8 उसने इनपुट किए थे। फिर हम इफ़ की कंडीशन लगाते हुए इनमें से जब लोअर नंबर निकाल लेंगे तो लोअर नंबर के अंदर जो वेरिएबल है इसके अंदर आ जाएगा 4। और जब ये लूप रन होगा तो k की वैल्यू सबसे पहली वाली क्या होगी, 1। अब आपको ये तो पता है ना कि लूप रन कैसे होता है। लूप रन ऐसे होता है कि सबसे पहले ये वाली कंडीशन एक बार चल जाती है और इसके बाद कभी भी इस कंडीशन ने दोबारा नहीं चलना होता। तो ये हमने चला के यहाँ पे लिख भी दिया कि भाई के की वैल्यू 1 है। अब इसके बाद ना हमें लूप जो होता है ना वो 3 स्टेप्स में रन होता है हमेशा, और वो लूप के फॉर्म में बार बार चलते हैं। वो क्या होते हैं कि सबसे पहले ये कंडीशन चेक होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो लूप की बॉडी के अंदर जो भी लिखा हुआ है, जो ये सारी लूप की बॉडी है, ये रन होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे ये इंक्रीमेंट होती है के की वैल्यू, और फिर से दोबारा कंडीशन चेक होती है। तो ये तीन वो स्टेप्स हैं कि भाई जिनके ऊपर लूप रन होता है। तो फिर ये ऐसे ही रिपीट भी करते हैं कि भाई सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन चेक हुई वन, स्टेप नंबर 1 पे। सेकंड स्टेप पे अगर वो कंडीशन ट्रू है तो बॉडी रन हुई। अगर वो बॉडी जब रन हो जाएगी और फिर इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होके फिर कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी रन होगी, अगर नहीं ट्रू तो लूप से बाहर निकल जाएगा। अब इसी तरीके से हम भी इस सारे को रन करके देखते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या हुआ, के की वैल्यू 1 थी, कंडीशन चेक हुई। कंडीशन में आ रही है कि भाई क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू लोअर नंबर में क्या है, 4। तो भाई ये कंडीशन तो ट्रू है। तो इस वजह से ये कंडीशन ट्रू है तो हम लूप की बॉडी में चले जाएंगे। जब हम लूप की बॉडी में आ गए तो यहाँ पे भी अब एक कंडीशन लगी हुई है कि भाई n1 का रिमाइंडर निकालो के के साथ और n2 का रिमाइंडर निकालो के साथ। के में इस टाइम पे वैल्यू है 1। तो n1 का मतलब क्या है कि भाई आप कह रहे हैं कि भाई आप ना 4 का रिमाइंडर निकाल लें 1 के साथ, और इधर आप कह रहे हैं कि भाई दूसरा वाला जो नंबर है 8, उसका रिमाइंडर निकाल लें 1 के साथ। अब इन दोनों का रिमाइंडर इक्वल टू आएगा 0, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इसके अंदर जो भी है वो रन हो जाएगी। तो इस लाइन पे अब आप आएंगे तो जी सी डी इज इक्वल टू के हो जाएगा, तो जी सी डी के अंदर वैल्यू आ जाएगी 1 की, ठीक है। अब दोबारा ये लूप जो है ना ऊपर जाएगा अपनी इंक्रीमेंट वाली कंडीशन के ऊपर। जब इंक्रीमेंट वाली कंडीशन पे जाएगा तो उधर लिखा हुआ है के प्लस प्लस। तो के की वैल्यू जो है ना वो इंक्रीमेंट हो जाएगी, और पहले के की वैल्यू 1 थी, अब इंक्रीमेंट होके क्या बन जाएगी, के की वैल्यू बन जाएगी 2, ठीक है। अब के की वैल्यू 2 हो गई तो अगला स्टेप है इस लूप का कि भाई कंडीशन चेक करो। कंडीशन चेक करेगा कि क्या के की वैल्यू जो कि 2 है इज लेस देन और इक्वल टू द लोअर नंबर। तो हाँ जी, ये कंडीशन ट्रू है। चूंकि ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये लूप के अंदर चला जाएगा और उसकी बॉडी को रन करेगा। अब लूप की बॉडी में वही इफ की कंडीशन आ गई। अब हम देखेंगे कि क्या n1 का रिमाइंडर के साथ 0 है। तो भाई ये 4 है, इसका रिमाइंडर 2 के साथ इक्वल टू 0, हाँ है, हाँ जी है, ये तो कंडीशन ट्रू हो गई। इसी तरह जो है ना दूसरी वाली कंडीशन अब चेक होगी कि भाई जो 8 जो दूसरा नंबर है उसका रिमाइंडर 2 के साथ क्या इक्वल टू 0 है। तो ये भी इक्वल टू 0 है, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। इसके ट्रू होने के बाद ये होगा कि भाई ये कंडीशन चूंकि ट्रू है तो इसकी बॉडी के अंदर अब जो लिखा है इफ के वो रन हो जाएगा, तो जीसीडी की वैल्यू अपडेट हो जाएगी और जीसीडी के अंदर आ जाएगा 2, ठीक है। आगे अब हम चलेंगे, के की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीमेंट। के की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या बन जाएगी, अब जो है ना के की वैल्यू हो जाएगी 2 थी पहले, अब वो चेंज होके हो जाएगी 3, ठीक है। अब दोबारा हम कंडीशन चेक करेंगे तो आएगा कि क्या 3 इज लेस देन और इक्वल टू द लोअर नंबर जो क्या था 4। तो हाँ जी, अभी कंडीशन ये ट्रू है। तो इस वजह से हम जो है ना लूप की बॉडी में एंटर हो जाएंगे। जब हम लूप की बॉडी में एंटर हो गए तो इधर कंडीशन चेक होगी कि क्या 4 का रिमाइंडर 3 के साथ इक्वल टू 0 है। तो ये तो कंडीशन हो गई फॉल्स, ठीक है। अब वैसे तो हमें दूसरी कंडीशन को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी के ट्रू या फॉल्स होना मैटर नहीं करता, क्योंकि एंड में लगी हुई है। फिर भी हम देख लेते हैं कि भाई 8 का रिमाइंडर जो कि है हम 3 के साथ अगर देखें तो क्या वो इक्वल टू 0 है। तो नहीं भाई, वो भी 0 नहीं है, तो दोनों ही फॉल्स हैं। इस वजह से लूप की बॉडी के अंदर हम एंटर, इफ की बॉडी के अंदर हम एंटर नहीं होंगे, और इफ की स्टेटमेंट रन नहीं होगी, और जीसीडी की वैल्यू जो पहले थी वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट भी रन नहीं होगी जीसीडी वाली, क्योंकि हम तो इफ के अंदर एंट्री नहीं हो सके। तो हम वापस चले जाएंगे उधर ही के प्लस प्लस के ऊपर। तो के की वैल्यू जो कि है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी, और इंक्रीमेंट होके अब पहले थी के की वैल्यू 3, तो अब वो आप देखें यहाँ पे कि के की वैल्यू चेंज हो जाएगी और के की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे, 4 बन जाएगी। तो के की वैल्यू क्या होगी 4 की अब। और अब आप दोबारा जो है ना वो कंडीशन चेक करेंगे तो इधर आएगा कि क्या 4
इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो इसमें 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 इसलिए ट्रू है क्योंकि 4 और 4 आपस में बराबर तो हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम दोबारा से एक बार लूप की बॉडी में एंटर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि क्या 4 का रिमाइंडर 4 के साथ 0 के इक्वल है, ठीक है। एक कंडीशन ये चेक करेंगे और दूसरी कंडीशन ये चेक करेंगे कि क्या 8 का रिमाइंडर 4 के साथ इक्वल टू 0 है। तो भाई ये दोनों ही कंडीशंस ट्रू हैं। चूंकि दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो हम अब इसके ट्रू होने की वजह से इफ़ की बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे और जीसीडी की वैल्यू हो जाएगी अपडेट। तो जीसीडी की वैल्यू पहले थी हमारे पास 3 की 2 की, तो अब वो अपडेट होके यहाँ पे आ जाएगी 4 की वैल्यू, ठीक है। तो अब जीसीडी में आ गया 4, अब ये दोबारा जाएगा के प्लस प्लस पे। तो के की वैल्यू पहले क्या थी 4, अब वो चेंज होके क्या हो जाएगी 5 की हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब के की वैल्यू 5 होगी। अब फिर हम कंडीशन चेक करेंगे। तो क्या हमने देखा कि भाई क्या जो कंडीशन है कि भाई 5 क्या लेस देन और इक्वल टू लोअर नंबर है। तो लोअर नंबर था 4, तो भाई ये तो कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 5 तो ग्रेटर देन जो है ना वो लोअर नंबर है और इक्वल भी नहीं है उसके। तो ये चूंकि कंडीशन फॉल्स होगी तो अब हम फॉर की बॉडी से एग्जिट कर जाएंगे और इस जगह पे आ जाएंगे लूप की। तो हम फॉर लूप से बाहर आ गए हैं अब, ठीक है। तो अब कोई भी फॉर लूप के अंदर जो चीज़ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो जो भी अब एंड रिजल्ट निकले थे जीसीडी के वही उसका रिजल्ट होगा। तो जीसीडी की वैल्यू आ गई है हमारे पास कि जीसीडी की वैल्यू जो है वो ना वो उसमें इस टाइम पे स्टोर्ड है कि 4। तो इसका मतलब है कि इन दोनों नंबर्स का जीसीडी है वो 4 होगा। अब इसी तरीके से जो कि है ना वो आप जब भी कोई भी दो नंबर्स देंगे तो इसी तरीके से ये कोड जो है ना एग्जीक्यूट होगा। अब इसी चीज़ को ना हम थोड़ा सा इस तरह करते हैं कि हमने जो भी सारा का सारा समझा है इसी को हम ना ये करते हैं कि जाके ना अभी हम ये उसके ऊपर कंपाइलर के ऊपर भी लिखते हैं और देखते हैं कि भाई जो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं क्या हमें वाकई वो मिल भी रहे हैं या वो नहीं मिल रहे, ठीक है। तो चलें अब हम आ जाते हैं कंपाइलर के ऊपर ना। तो अब कंपाइलर पे लिखते हैं कोड। तो सबसे पहला काम हमने चूंकि इधर प्रिंटफ यूज़ करना है स्कैनफ यूज़ करना है तो हमें ये पता है कि इनके लिए हमें stdio.h की लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी पड़ती है क्योंकि इनके अंदर उन फंक्शन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट जो है ना हमने मेन का फंक्शन बनाना है क्योंकि मेन का फंक्शन एंट्री पॉइंट होता है हमारे कोड का। इसके बाद हमने डिफाइन करने हैं जो भी वेरिएबल्स हमें कोड में चाहिए। तो इसमें हमने देखा था कि एक हमें वेरिएबल चाहिए था के का, एक वेरिएबल चाहिए था जीसीडी का, एक वेरिएबल चाहिए था लोअर नंबर का, एक वेरिएबल चाहिए था n1 और n2, ठीक है। n1 और n2 किस लिए है कि भाई दो जो नंबर्स इनपुट लेने हैं। लोअर नंबर इसलिए है कि दोनों में से लोअर निकालेंगे। जीसीडी इसलिए है कि जीसीडी बेसिकली जो एंड रिजल्ट होगा हमारे पास जो प्रिंट कराना है। और के जो है ना वो लूप का वेरिएबल है, ठीक है। अब हम करते हैं कि पहले यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। तो हम यूज़र को प्रॉम्प्ट करते हैं कि वो दो नंबर्स एंटर करे, ठीक है। तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई प्लीज़ एंटर 2 नंबर्स। तो जब वो स्टेटमेंट पढ़ेगा तो वो दो नंबर्स एंटर कर देगा, ठीक है। जब वो दो नंबर्स एंटर करेगा तो उनको हम रीड करवाएंगे एक स्कैन एफ की स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। तो स्कैन एफ की स्टेटमेंट के साथ हम उन दोनों दो नंबर्स को रीड करवाएंगे। तो हम यहाँ पे उन दोनों के एड्रेसेस दे देंगे कि पहले नंबर को n1 में स्टोर करवा दो और दूसरे नंबर को जो है ना वो n2 में स्टोर करा दो। तो ये दोनों नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे n1 और n2 में। इसके बाद हम ये करते हैं कि हम इनमें से ढूंढेंगे कि छोटा नंबर कौन सा है। अब इसके दो तरीके हैं। तो या तो आप इफ़ की स्टेटमेंट लगा लें, कुछ इस तरह से ये आ जाएंगी स्टेटमेंट कि इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n2। तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू है इसका मतलब ये है कि n1 की वैल्यू बड़ी है तो n2 छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लोअर नंबर क्या होगा n2। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो अदरवाइज जो कंडीशन बनती है वो यही बनती है कि भाई कि जो लोअर नंबर है वो इक्वल्स टू n1 होगा, ठीक है। खैर इधर आप ब्रैकेट्स को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये एक ही लाइन है। और यहाँ आप इस तरह भी लिख सकते हैं या आप चाहें ना तो आप इसको टर्नरी ऑपरेटर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो किस तरह होगा कि आप लिखेंगे कि लोअर नंबर जो कि है दैट इज इक्वल टू, और अब आगे आप टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे। टर्नरी ऑपरेटर कैसे लगाएंगे, आप कहेंगे क्या n1 ग्रेटर देन n2 है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर अब ये कंडीशन ट्रू है तो आपने क्या करना है कि आपने लोअर नंबर को असाइन कर देना है n2 को, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आपने क्या करना है कि लोअर नंबर को असाइन कर देना है n1 को। तो ये भी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इफ एल्स के साथ चलते हैं, इसके साथ भी हम रन करके देख लेंगे, रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। अच्छा अब हम आगे चलते हैं जो असल हमारा काम था फॉर लूप वाला। तो उससे ऊपर हमने कहा था कि k इज इक्वल टू 1 से शुरू होगा, k लेस देन इक्वल टू लोअर नंबर तक ये रन करेगा और k प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमने इसके अंदर कहा था कि हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ की, जिसमें कि हमने कहा था कि n1 का रिमाइंडर निकालेंगे k के साथ, दैट शुड बी इक्वल टू 0। और सेकंड कंडीशन ये होगी कि n1 का रिमाइंडर अगर हम निकालें k के साथ n2 का तो दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं फिर हम कहते थे कि जीसीडी जो कि है वो k में जो भी वैल्यू है वो वाली होगी। और लास्टली हम ये क्या करेंगे कि एक प्रिंट की एक स्टेटमेंट से लिख देते हैं कि आंसर क्या है। तो हम कहते हैं कि द जीसीडी स्लैश आप कह लें HCF ऑफ दोनों नंबर अब बता दें कि पहला वाला नंबर एंड दूसरा वाला नंबर इज और जो भी उसका रिजल्ट है,
तो ये आ जाएगा कि पहल ऑफ जो है ना वो दो नंबर्स पहले बताएं, तो n1 और n2, और उनका जो रिजल्ट है वो है जीसीडी। ठीक है, अब आप इस वाले कोड को एक दफ़ा कंपाइल करके रन कर लें। तो मैं इसको रन करता हूँ तो कहता है दो नंबर्स बताएं, तो मैं इसको दो नंबर बताता हूँ 4 और 8। तो इन दोनों का इसने जीसीडी बता दिया कि 4 है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें इसको दो नंबर बताता हूँ कि 16 और 24। इन दिस केस उन दोनों का जीसीडी जो है ना वो 8 आ रहा है। ठीक है, एक और हम इसमें एग्जांपल देखते हैं कि भाई हम दो नंबर्स लेते हैं कि 10, और हम एक और नंबर ले लेते हैं 35। ठीक है, इन दोनों का जो है ना जीसीडी वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो बिल्कुल सही, ये सारे के सारे आंसर्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, और कोड की एग्जीक्यूशन भी अब हमने देख ली कि किस तरीके से हो रही थी। तो आई होप कि अब आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब इस चीज़ को चेक करने के लिए कि आपकी इस कोड की अंडरस्टैंडिंग ठीक हुई है या नहीं, एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों ने ये करना है कि ये वाला कोड तो ये करता था कि ये दो नंबर्स लेके उनके जीसीडी निकालता था। आप लोगों ने एक कोड लिखना है जो कि तीन नंबर्स इनपुट करे और उन तीन नंबर्स का जीसीडी निकाले। तो कोड में छोटी सी एक चेंज आएगी, जिसके ऊपर जो है ना बाकी जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम रहेगा। बाकी छोटी सी एक चेंज की वजह से आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आप ये कर लेंगे। तो अगर आप ये कर लें तो बेशक आप ये चेक करवाने के लिए कमेंट में इसका आंसर लिख भी सकते हैं।